हेलो गाइस, भरत हियर। यूपीएससी क्रैश कोर्स में एक और लेक्चर इंडियन पॉलिटी का आपके सामने लेके आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। अगेन ये एक छोटा चैप्टर है बट इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। मेंस में भी कई बार कुछ डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है इलेक्शन से रिलेटेड या पावर्स फंक्शन से रिलेटेड, तो इसलिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस होता है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो हैं कंफ्यूज मत करिएगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होना चाहिए आफ्टर प्रेसिडेंट। हाईएस्ट तो देखिए सबको पता है कि प्रेसिडेंट होता है, लेकिन आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि सेकंड हाईएस्ट प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन जी नहीं दोस्तों, सेकंड हाईएस्ट जो है प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को दर्जा दिया गया कंट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसलिए प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बाद नेक्स्ट रैंक आता है और ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अगर आप लिस्ट देखेंगे कभी, मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा किसी लेक्चर में, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि प्रेसिडेंट के बाद में सेकंड नंबर वाइस प्रेसिडेंट का आता है। एंड दिस इज मॉडल ऑन दी लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, मेरे ख्याल से आया भी है शायद, कि हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट कौन सी जगह से लिया गया है, अडॉप्ट किया गया, तो आंसर रहेगा अमेरिका से। ठीक है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के फॉर्म की लाइंस में ही मॉडल हमारे देश का भी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को किया गया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इलेक्शन किस प्रकार वाइस प्रेसिडेंट का किया जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे प्रेसिडेंट का इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, वैसे वाइस प्रेसिडेंट का भी जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली नहीं होता, मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, कैसे एग्जैक्ट प्रोसेस है वो हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा, प्रीलिम्स में आ सकता है क्वेश्चन। इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल है कि भैया एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज भी प्लीज याद रखिएगा। अगर याद नहीं है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा प्रेसिडेंट के लेक्चर में जाएं और वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज को वापस रिवाइज करें। तो यहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी कि वे लोग जो इलेक्शन करते हैं इसका वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें कौन होते हैं? मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा। सो प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज बताइए क्या अंतर होता है फिर। पहला अंतर ये होता है कि बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड। बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के केस में दोनों ही इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, डज नॉट इंक्लूड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट दे आर इंक्लूडेड। ठीक है, सिंपल है। ये भी अगर आपको याद हो, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी इंक्लूड किया जाता है, एमएलए को भी इंक्लूड किया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को हाउएवर मेरे ख्याल से इंक्लूड नहीं किया जाता, अगर आपको याद हो तो। सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, explaining reason for this difference, Dr. B.R. Ambedkar observed, the president is head of the state and power extends both to administration of the state. Consequently, necessary that in direction not only members of parliament should play their part, members of state legislature, but when we come to vice president, normal functions preside over the council of states, only a rare occasion, and that too for temporary period. Assume thus being so seem necessary to take, should be also be invited to take part election of the vice president. ठीक है, अब इसमें देखिए पूछा, अब इसमें सवाल ये पूछा गया कि भैया वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव एमएलए को, असेंबलीज के मेंबर्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये जो है एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप समझ सकते हैं। तो बी आर अम्बेडकर भाई साहब ने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि भाई जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसका मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है एक्ट एज दी चेयरमैन ऑफ दी, मतलब चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा। इफ यू आर रिमेम्बरिंग, देखिए लिखा हुआ है कि इसकी जो मेन ड्यूटी होती है वो क्या होती है? टू प्रिसाइड ओवर दी फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा के मतलब फंक्शंस को प्रिसाइड करता है। तो फिर ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो है वहां पे एमएलए की जो है मत की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेयर एज जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं, बहुत सारी पावर्स, उनकी वैरायटी ऑफ पावर्स, वाइड पावर्स उनको दी जाती हैं। तो इसीलिए उनके इलेक्शन के लिए स्टेट की भी जो ओपिनियंस हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी है। वेयर एज वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स इतनी ज़्यादा वाइड नहीं है, प्रिसाइडिंग पावर्स हैं, इसीलिए उनको एमएलए की जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, मैनर ऑफ इलेक्शन अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली दोनों ही केसेस में सेम है, इट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक। सो इट इज द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको आप रट के अपने दिमाग में बार बार बिठा लीजिए, ठीक है। एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए बार बार। और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रेसिडेंट के चैप्टर में ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो वहां पे अगर आपको याद नहीं है तो जाके प्लीज इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी डाउट्स या डिस्प्यूट्स अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होते हैं तो ऑब्वियसली उनको इंक्वायर कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, जिसका डिसीजन फाइनल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इलेक्शन रिलेटेड कोई भी मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करेगा, बाकी फाइनल वही फाइनल होगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया और उसके बाद में कोई लोग चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं इलेक्टोरल कॉलेज तो पूरा नहीं था। इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं था मतलब कुछ मेंबर्स जो हैं वेकेंट थे या इनकम्प्लीट थे, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा का पूरा नहीं था जिसने इलेक्शन किया है, तो उस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जितने प्रेजेंट हैं, जितने लोगों ने इलेक्टोरल कॉलेज में पार्ट लिया है, उतने ही लोगों में से सफिशिएंट होगा फाइनल रिजल्ट जो है निकालने के लिए। If election of a person of vice president declared void by Supreme Court, action by him before the date of such declaration is not invalidated. सिंपल है कि भाई सुप्रीम कोर्ट यदि उसके इलेक्शन को खारिज कर देता है वाइस प्रेसिडेंट के किसी भी एक्शन को, तो जो भी उसके एक्शन उसने लिए हैं बिफोर दी नलिफिकेशन, मतलब नलिफिकेशन के पहले तक तो ऑफिशियली वाइस प्रेसिडेंट था ना, अपनी पोस्ट पे था, भले नलीफाई हो गया उसके बाद उसको हटना पड़ा, तो उसके पहले के जो भी उसके एक्शन हैं उनको इनवैलिडेट नहीं किया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, छोटा सा ही है बट इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। And they continue to remain in force. आइए हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस क्या है, ओथ क्या है, इसके सर्विस कंडीशन क्या है। क्वालिफिकेशन तो देखिए बड़े सिंपल है। पहली चीज, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, नंबर वन इजी। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो वाइस प्रेसिडेंट है ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा, तो जो राज्यसभा की क्वालिफिकेशंस हैं एज की, वही सेम क्वालिफिकेशंस वाइस प्रेसिडेंट की भी होंगी। तीसरा, क्वालिफाइड इलेक्शन मेंबर राज्यसभा, देखिए बोल ही दिया मैंने आपको कि भाई राज्यसभा का चेयरपर्सन है, तो ऑब्वियसली जो राज्यसभा की क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे भी चाहिए, एप्लीकेबल होंगे। एंड ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट लीस्ट, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एनी लोकल, मतलब कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेगा तो बाहर इसको निकाल दिया जाएगा, इनवैलिड इसका कर दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, तो उसके लिए आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। मैंने कई सारे लेक्चर में और डिस्कस किया हुआ है, अलग अलग जहाँ जहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात हुई है मैंने डिस्कस किया है कि कौन कौन से ऑफिस हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा टेबल है, मतलब आप इसको रटिएगा मत, लेकिन नज़र एक बार जरूर घुमा लीजिएगा, बिकॉज लक्ष्मीकांत के बारे में बोलता हूँ हर टेबल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप जरूर देख लीजिएगा, इसमें बताया गया है कि कौन से ईयर में कौन से वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था, कितने वोट आए थे, ये सारी सारी चीज़ें। तो प्रीलिम्स में, मेंस में तो मुश्किल है ऐसे क्वेश्चंस पूछना, लेकिन प्रीलिम्स में डेफिनेटली घुमा के अगर क्वेश्चन चाहे तो पूछ सकता है। तो अगर आपको टेबल याद होगा तो आप क्वेश्चन को शायद आंसर कर पाएंगे। Sitting president or vice president, the governor of any state minister is not deemed to hold any office of profit and hence qualified for election of IVP। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिटिंग प्रेसिडेंट हुआ या सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हुआ या गवर्नर हुआ या मिनिस्टर ऑफ यूनियन हुआ या स्टेट का कोई मिनिस्टर हुआ, इन सारे ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं लिया जाता। और क्योंकि नहीं लिया जाता है इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए ऐसे लोग जो हैं एलिजिबल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बट इजी ऑल्सो, मतलब ये तो अगर आपको पता होगा कि ये सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है तो डेफिनेटली जो है वो एलिजिबल होंगे इलेक्शन के लिए। बाकी वाइस प्रेसिडेंट की अगर इलेक्शन है तो उसको 20 इलेक्टर्स से अपने आप को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा प्रपोजर्स के थ्रू, प्रपोजर्स के फॉर्म में, और 20 इलेक्टर्स को सेकेंडर्स, मतलब कि अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कोई कैंडिडेट लड़ रहा है, ठीक है, तो 20 इलेक्टर्स जो होंगे या 20 लोग होंगे वो उसके नाम को प्रपोज करेंगे कि भैया ये बंदा हमारा वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट की फॉर्म में खड़ा होगा। और उन 20 लोगों को 20 और दूसरे लोग सेकंड करेंगे। सेकंड करेंगे मतलब उनके ओपिनियन को वैलिडेट करेंगे कि हाँ भाई हम भी सहमत हैं कि ये बंदा जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहिए।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में तो नहीं आएगा, लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। बाकी 15,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट हर बंदे को करना पड़ता है, नॉट अ बिग अमाउंट, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने का, क्वेश्चन भी शायद पूछता नहीं है कभी। अब आते हैं ओथ के बारे में। ओथ एफर्मेशन क्या लेता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ऑब्वियसली बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादार और कर्तव्यनिष्ठ भावना होना। दूसरा फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, ऑब्वियसली अपना जो भी इसका ऑफिस है उसको, उसके जो ड्यूटीज हैं उसके कार्यों को निष्ठा से ईमानदारी से करना। दो ही मेन जो है इसके ओथ है, ठीक है। सिंपल है कि भैया अपने जो कार्य है ऑफिस के, अपने पद के जो कार्य हैं उनको निष्ठा रूप से करना, ईमानदारी से करना, और दूसरा संविधान के प्रति ईमानदारी कर्तव्य निष्ठता के भाव से काम करना। ओथ को कौन दिलाता है भैया, प्रेसिडेंट दिलाता है, और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम ऑन बिहाफ। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में मेरे ख्याल से आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में पूछ देगा, और उसमें पूछ देगा कि भैया, और कंफ्यूज करके ओथ वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, ये वो, और मल्टीपल करेक्ट। तो प्रेसिडेंट भी तो हो सकता है करेक्ट, लेकिन प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम ऑन हिज बिहाफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए कुछ कंडीशन ऑफ ऑफिस देख लेते हैं कि क्या क्या इसको ऑफिस होल्ड करने की कंडीशंस हैं। पहला तो ऑब्वियसली है कि शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड वीपी देन इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट इन द ऑफिस ऑन डेट ऑफ बर्थ। मतलब सिंपल सी बात है, अगर वीपी के लिए आप इलेक्ट हो जाते हैं तो आप एमपी एमएलए कोई भी नहीं रह सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो जो है दे आर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली आप दो जगह से तनख्वाह या दो जगह से फैसिलिटीज नहीं ले सकते। जिस दिन आप वाइस प्रेसिडेंट के फॉर्म में इलेक्ट होते हो तो आपका एमपी या एमएलए का जो ऑफिस है वो अपने आप वेकेट हो जाता है। तो वो लिखा ही हुआ नीचे कि शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। दूसरा आपको बता दिया, दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एमपी एमएलए नहीं हो सकता और कोई भी दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। टर्म और वैकेंसी की चलिए बात कर लेते हैं। देखिए टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, टर्म जो है 5 साल होता है, फ्रॉम द डेट ऑन विच एंटर्स द ऑफिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट हमारे टर्म में होते हैं। बाकी रिजिग्नेशन ये कभी भी दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। बाकी ऑफिस से इसको रिमूव भी किया जा सकता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ इस टर्म, और इसके लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेसिडेंट को निकालने का जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जिसको हम इम्पीचमेंट का नाम देते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाना बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, इम्पीचमेंट वहाँ पे भी बोलते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स एंड अग्रीड टू बाय द लोकसभा, देन जो है वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में मेंस में भी सवाल आ सकता है कि क्योंकि वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, तो ऑब्वियसली राज्यसभा अगर कोई रेजोल्यूशन पास करती है उसको हटाने का, और लोकसभा भी उस रेजोल्यूशन को सेकेंड कर देती है कि हाँ भाई बंदे को हटाया जाए, तो फिर उस केस में उसको हटा दिया जाता है, ठीक। वही लिखा हुआ है कि राज्यसभा रेजोल्यूशन पास बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी। मतलब कि राज्यसभा में जो मेजोरिटी है वो स्पेशल होनी चाहिए, यानी कि 2/3 होनी चाहिए, और लोकसभा में जो मेजोरिटी है सिंपल होनी चाहिए, 50% प्लस 1। बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट भी। सो नीचे वही समझाया हुआ कि इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है। इफेक्टिव मेजोरिटी इन इंडिया इज ओनली अ टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी एंड नॉट अ सेपरेट वन। अलग से कोई नहीं है स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि बेसिकली 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स मानते हैं और लोकसभा के 50% प्लस 1 मेंबर मान जाते हैं तो फिर हटाया जा सकता है। बाकी रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो सिर्फ राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। लेकिन नो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड अनलेस 14 डेज एडवांस नोटिस हैज बीन गिवन, नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इट्स रिमूवल। अब देखिए 2-3 पॉइंट है। पहले पॉइंट तो ये है 14 दिन का पहले से नोटिस उसको देना पड़ेगा एडवांस में कि भैया आपको हटाने का रेजोल्यूशन पास होने वाला है। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा ही रेजोल्यूशन को इनिशिएट कर सकता है, लोकसभा नहीं कर सकता क्योंकि वे राज्यसभा का ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड इसके रिमूवल का नहीं दिया गया है, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते या जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि किस ग्राउंड पे हम इसको हटा रहे हैं। किसी भी ग्राउंड पे अगर आपको लग रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे केपेबल नहीं है तो रेजोल्यूशन उनको हटाने का स्टार्ट किया जा सकता है।
बाकी कैन होल्ड इज ऑफिस बियॉन्ड टर्म ऑफ 5 years until his successor assumes charge, एलिजिबल फॉर इलेक्शन, ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं, जितने भी मर्जी बार दोबारा री इलेक्ट हो सकते हैं। बाकी यह है कि 5 साल के बियॉन्ड भी अगर उसका जब तक सक्सेसर नहीं आता अपने ऑफिस को कंटिन्यू कर सकता है होल्ड करने का। वैकेंसी की अगर बात करें तो 5 साल का टेन्योर अगर एक्सपायर हो जाए तो ऑब्वियसली ऑफिस वेकेट हो जाता है, रिजाइन कर दे तो भी ऑफिस वेकेट हो जाता है, रिमूव कर दें उसको रेजोल्यूशन पास करके तो भी ऑफिस वेकेंट हो जाता है, डेथ हो गई तो ऑब्वियसली वेकेंट हो ही जाएगा। बाकी इसके अलावा डिस्क्वालीफाइड अगर हो जाता है अगर इसका इलेक्शन वॉइड हो जाए, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करे कि जो इलेक्शन हुआ है वो बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली उसके ऑफिस को खाली उसको करना पड़ेगा। अगर वेकेंट हो जाए ऑफिस फिर क्या होगा, वेकेंट हो जाता है तो फिर उसके लिखा हुआ है देखिए, इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपिरेशन ऑफ द टर्म, मतलब उसका टर्म खत्म होने से पहले इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे। वही लिखा हुआ है कि एज सुन एज पॉसिबल जो है इलेक्शंस को वैकेंसी के बाद जो है कंडक्ट करवाना पड़ेगा। न्यूली इलेक्टेड वाइस रिमेन इज ऑफिस फॉर फुल टर्म 5 years फ्रॉम द डेट ही अज्यूम चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक अगर मान लीजिए वैकेंट हो गया है तो उसके बाद नए इलेक्शन जब होते हैं तो नया वाइस प्रेसिडेंट जो रिमेनिंग टर्म के लिए नहीं आता बल्कि पूरे 5 साल के टर्म के लिए आता है, जो भी उसका स्पेसिफाइड टर्म है वो पूरे 5 साल कंप्लीट करके ही जाता है। पंचायती राज में ऐसा नहीं है, पंचायती राज में अगर आपको याद हो तो अगर रिजाइन कर देते हैं पंचायती राज के मेंबर्स तो रिमेनिंग टर्म के लिए ग्राम सभा को इलेक्ट किया जाता है। अब देखिए पावर्स एंड फंक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है इसके, क्योंकि भाई ऑब्वियसली पावर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, क्योंकि चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा की फॉर्म में इसको ज़्यादा देखा जाता है। पर हम डिस्कस करते देखिए, ये एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, यानी राज्यसभा का बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस ही इज द चेयरमैन। इन दिस कैपेसिटी पावर्स एंड फंक्शन सिमिलर टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑब्वियसली जो पावर्स होंगे वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के सिमिलर होंगे, जो स्पीकर काम करता है लोकसभा में वही राज्यसभा में हमारा काम करेगा कौन, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में इसकी सिमिलरिटी है, ऑल्सो एक्स एज चेयरमैन ऑफ द सीनेट एंड अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन। अमेरिका में भी ये सिमिलरिटी है सेम, ठीक है, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ही इज द चेयरमैन ऑफ द सीनेट, दैट इज द अपर हाउस। बाकी दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द इंटरिम प्रेसिडेंट। किसी भी फॉर्म की वजह से प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी हो जाती है, चाहे रेजिग्नेशन हो, इम्पीचमेंट हो, डेथ हो, या किसी भी वजह से वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट के फॉर्म में काम करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है वो 6 महीने के पीरियड के लिए ही वो प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, जब तक कि नया प्रेसिडेंट को इलेक्ट जो है करवाना पड़ेगा। बाकी दूसरा ये है कि सिटिंग प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए अपने ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, किसी भी वजह से इलनेस हो गया, बाहर चला गया है, या फिर कुछ भी इन्फॉर्मिटी आ गई है, जो भी एब्सेंस है, तो उस वजह से उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो है उसकी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और बहुत ज्यादा कोई इसकी पावर या फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। While acting as president, discharging duties, vice president does not perform duties of office of chairman राज्य। ये इंपॉर्टेंट भैया, अगर प्रेसिडेंट बन जाता है ये तो फिर प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड कर लेता है, तो फिर ऑफिस ऑफ राज्यसभा को इसको वेकेंट करना पड़ता है, उसकी ड्यूटीज ये परफॉर्म नहीं करता है। तो उस समय पे ड्यूटीज जो है चेयरमैन की कौन परफॉर्म करता है, डिप्टी चेयरमैन होती है राज्यसभा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि उस केस में राज्यसभा के एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन बनते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बाकी इमोल्यूमेंट्स वगैरह की बात करें, सैलरीज की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, सैलरी जो है जो भी एक्स ऑफिस चेयरमैन और राज्यसभा की होती है वही सैलरी है ड्रॉ करते हैं। 2018 में पार्लियामेंट ने सैलरी को बढ़ा के 1.25 लाख से 4 लाख रुपए पर महीना कर दिया। ठीक है, तो ये सैलरी पार्लियामेंट के हाथ में होता है, टाइम टू टाइम पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। बाकी पेंशन जो है 20,000 से बढ़ा के 50% ऑफ सैलरी कर दिया था 2008 में। बाकी डेली अलाउंस, फ्री फर्निश रेजिडेंस, मेडिकल, ट्रैवल, अदर फैसिलिटीज, ये सब जो फैसिलिटीज होती हैं जो एक एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को मिलनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज को दी जाती है। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर वो प्रेसिडेंट की फॉर्म में एक्ट कर रहा है तो फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरीज वगैरह या फैसिलिटीज वगैरह वो नहीं ले सकता, फिर ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट की सैलरी अलाउंस वगैरह है वो इसको मिलेंगे। इट इज अ फेयरली कॉमन सेंस आर्ग्यूमेंट। अब देखिए इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है उसको कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो इंडिया का ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का उसको अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से कॉपी किया गया, मॉडल किया गया है, तो क्या क्या डिफरेंसेस सिमिलरिटीज है वो देख लेते हैं।
देखिए डिफरेंस ये है, मेन तो ये है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड्स टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वैकेंट एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रीडिसेसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे हमारे और इंडिया में अमेरिका में बेसिक डिफरेंस ये है कि वहां पे अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट उसके ऑफिस को अज्यूम तो करते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा री इलेक्शन प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी प्रेसिडेंट का रिमेनिंग टर्म होता है उस टर्म को कंप्लीट करके ही फिर वो वाइस प्रेसिडेंट वहां से हटता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिर्फ 6 महीने के लिए ऑफिस को होल्ड कर सकता है जब तक कि नया प्रेसिडेंट को इलेक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है। ईमेल ही सर्व्स एन एक्टिंग प्रेसिडेंट until the new president assumes charge, बता दिया आपको मैंने। From the above, it is clear constitution not assign a significant function to VP. Thus, scholars superfluous highness, his superfluous, देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस में ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज करेंगे तो जो आपका आंसर है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, इसलिए प्लीज इन वर्ड्स को दिमाग में ध्यान रखिएगा। हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट की देखिए पावर्स नहीं है, ज्यादा फंक्शंस ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो सिटिंग डक की तरह मोस्टली पड़े रहता है, इसीलिए इसके ऑफिस को जो है हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस के नाम से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके पास नहीं है। ऑल्दो रैंक में अगर देखेंगे तो पूरे कंट्री का सेकंड हाईएस्ट रैंक इन प्रेसिडेंस है, लेकिन अगर हम पावर्स एंड फंक्शंस की फॉर्म में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई खास पावर्स और फंक्शंस नहीं है, इसीलिए इसको हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस के नाम से जाना जाता है। सुपरफ्लुअस मतलब होता है ऊपर ऊपर से, दिखावे का। तो दिखावे का सेकंड हाईएस्ट रैंक है, लेकिन अंदर ऐसा कुछ भी मतलब पावर्स और खास फंक्शंस नहीं है। कुछ आर्टिकल्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पूरा रट्टा तो आप शायद ना मार पाए, लेकिन एक बार नजर जो है फ्लीटिंग जरूर डाल लीजिएगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड और क्या क्या सब्जेक्ट मैटर इनके सामने जो है दिया गया। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल है 63, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है शायद, कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये चीज मेंशन की गई है आर्टिकल 64 में। ठीक है। बाकी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह कब एक्ट करेगा वैकेंसीज के टाइम, ये चीज दी गई है आर्टिकल 65 में। इलेक्शन से रिलेटेड जो मैटर्स है वो आर्टिकल 66 में। टर्म ऑफ ऑफिस के 67 में। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन 68 एंड सो ऑन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, सारा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। ओथ और अफर्मेशन 69, डिस्चार्जिंग ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस एंड कंटेंट 70। तो ये देखिए यानी 63 से लेकर 64, 65, 63 से लेकर आप देखिए 71 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट से डील करते हैं। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, एक एक आर्टिकल अगर आप याद रख लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर दोस्तों। थोड़ा सा लंबा हो गया हालांकि, पर इतना लंबा होना नहीं चाहिए था, बट मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब आप, उम्मीद है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।